हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने चैनल पर लगातार बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हर एक विषयों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो साथियों, आज चलिए हम इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर बीए सेकंड ईयर वालों के लिए आज लाए हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत, अर्थात अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा संतुलित समृद्धि का सिद्धांत था उसको हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम असंतुलित से विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे और प्रोफेसर हर्षमैन के विचार पढ़ेंगे, और जो रोस्टो और सिंगर और किंडलबर्गर ये सब जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने क्या इस पर समर्थन दिया है, क्या विचार प्रदर्शित किया, उसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, आप लोग जानते होंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो हमारा है असंतुलित विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर एडी हर्षमैन ने किया है। इस सिद्धांत का समर्थन सिंगर, रोस्टो और किंडलबर्गर आदि अर्थशास्त्रियों ने भी किया है। आप लोग जानते होंगे सिंगर का नाम रोस्टो, इसके पहले हमने रोस्टो के विचार बताया था। तो ऐसे ही आप लोग इन अर्थशास्त्रियों जो है, इन लोगों ने ये प्रोफेसर हर्षमैन की जो ये असंतुलित विकास का जो सिद्धांत है, इसका समर्थन दिया है, अर्थात इसको प्रतिपादित करने में एक योगदान दिया है। अब देखिए क्या है इस सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये सिद्धांत साथियों आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। हमने अनसॉल्व उठाकर देखा है और मेरे पास अनसॉल्व है। एग्जाम टाइम में हम अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे हर एक विषयों के अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इकोनॉमिक्स का हम अनसॉल्व कराएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आपको बताएंगे। तो जो ये प्रोफेसर हर्षमैन हैं, इनका जो ये असंतुलित विकास का सिद्धांत है, इस पर हर बार लगभग क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों में जो उनके पास आय एवं जो उनकी पूंजी होती है उसके साधनों में अभाव होता है। फिर से एक बार ज़रा समझिए, शुरुआती से दौर से आप अगर ध्यान लगाएं तो आपको लास्ट तक पूरे सिद्धांत बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देश जो होते हैं वे उनके पास क्या होता है, पूंजी एवं आय पूंजीगत साधनों का अभाव होता है, जिस कारण से वे क्या करते हैं, सभी क्षेत्र एक साथ निवेश करने में असमर्थ होते हैं। जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, वे लोग सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास जो करने के लिए निवेश किया जाता है उसको निवेश करने में असमर्थ होते हैं। जब असमर्थ होते हैं तो ये राष्ट्र विकास के लिए अपने सीमित साधनों का कुछ प्रमुख क्षेत्रों का ही निवेश करते हैं। कहने मतलब उनके पास कुछ सीमित साधनों होते हैं, कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ही निवेश कर पाते हैं। इनके पास आय और पूंजी की कमी होने के कारण और अभाव होता है इसी बार। और इस सिद्धांत के अनुसार असंतुलित वृद्धि से क्या होता है, संतुलित वृद्धि विकास प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत मेन, इसका फोकस, इसका मेन जो इसकी रिजल्ट है उस क्या होना चाहिए कि इसका जो परिणाम आना चाहिए, इस सिद्धांत के अनुसार असंतुलित विकास जो है, असंतुलित वृद्धि है, उसको संतुलित वृद्धि विकास को प्राप्त करने का इसका उद्देश्य होता है इस सिद्धांत का। अब रोस्टो के कुछ विचार जानिए। रोस्टो इस सिद्धांत के ऊपर क्या विचार अपना देते हैं। देखिए, हमारे बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हमारा रोस्टो हैं हमारे। तो क्या कहते हैं रोस्टो? रोस्टो कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर के लिए निवेश दर 5 से 10% या इससे अधिक होनी चाहिए। रोस्टो इसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए यह कह रहे हैं इस सिद्धांत के ऊपर कि रोस्टो कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता के लिए निवेश की दर 5 से 10% या इससे अधिक होनी चाहिए। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इनके, जो ये कहते हैं 5 से 10% होने के बाद, इनके कहने के अनुसार निवेश के संबंधित जो उद्योग का विकास होगा, यदि विकास होगा निवेश के संबंधित उद्योगों में, और उद्योगों में विकास होगा तो निवेश क्या होगा, बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो जानते हैं आप, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन आपका ज़्यादा होगा वस्तुओं का तो हमारा लाभ भी ज़्यादा होगा, अर्थात हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट होगी तो फिर से निवेश और आय में अधिक वृद्धि हो जाएगी। जब निवेश में अधिक वृद्धि हो जाएगी तो हम और भी साधनों पर, और भी क्षेत्रों में, सभी से क्षेत्रों में अच्छे से निवेश कर सकेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, हमें बहुत सारा धन हमारा अर्जित होगा, हमें मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अब क्या है, इनके अनुसार यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि विकास देशों में जो विकसित देश हैं उनकी आर्थिक विकास इसी प्रकार से हुई है। जो प्रोफेसर रोस्टो कहते हैं कि इनके अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो विकसित देशों का आर्थिक विकास इसी प्रकार हुआ है।
अर्थात विकसित जो देश हो चुके हैं वे इसी प्रकार अपना विकास किए हैं, असंतुलित जो विकास का सिद्धांत है इसको फॉलो करके और 5 से 10% से ज़्यादा अधिक निवेश कर करके। तो देखिए, अब प्रोफेसर हर्षमैन के विचार अच्छे जानते हैं। ये प्रोफेसर हर्षमैन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उनके विचारों को हम जानेंगे। उनकी बुक है एक, उस बुक का नाम जानेंगे, उस बुक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उस बुक में क्या लिखा है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, प्रोफेसर हर्षमैन क्या कहते हैं, उनके सिद्धांत प्रतिपादन में एक पुस्तक लिख दी है। इसी पे उन्होंने प्रोफेसर हर्षमैन इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में लिखे हैं। क्या उनकी पुस्तक का नाम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा आपके वार्षिक परीक्षा में। स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। प्रोफेसर हर्षमैन की यह बुक है और प्रोफेसर एक कीन्स की बुक का नाम आप लोग यदि जानते हो, हमने बताया था और आगे चल के हम कीन्स का सिद्धांत भी पढ़ाने वाले हैं बहुत विस्तृत तरीके से। कीन्स आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इकोनॉमिक्स में। कीन्स की बहुत सारी आलोचनाएं, कीन्स की बहुत सारी विचारें, और कीन्स ने कई सारे अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत है, उनकी जो मॉडल है उनको आलोचना करते हुए देखे होंगे आपको कीन्स को। और कीन्स जो है ये बहुत ही फेमस है। कीन्स की एक बुक है, उस बुक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम अगले वीडियो में कीन्स की बुक का नाम आप लोगों को बता देंगे यदि आप लोग ना बता पाएंगे। वैसे तो कीन्स की बुक का जो नाम है वो बहुत बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रूप में बना हुआ है, कीन्स की बुक का क्या नाम है जिन्होंने कीन्स ने लिखा है, तो उसको ज़रा अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिए क्या है, प्रोफेसर हर्षमैन ने इस बुक में इसके अनुसार जो ये सिद्धांत इसके अनुसार लिखा क्या है। प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार विकास असंतुलनों की श्रृंखला होती है, या जो विकास असंतुलनों की श्रृंखला है, ये कहते हैं कि विकास के लिए अर्थव्यवस्था में असंतुलन होना अति आवश्यक है। देखिए, प्रोफेसर हर्षमैन क्या कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में असंतुलन होना बहुत आवश्यक है उसकी विकास के लिए। अब ये क्यों कहते हैं, देखिए, ये कहते हैं कि हमें निवेश के लिए प्रमुख उद्योगों को चुनना चाहिए। हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए हमें बहुत सारे उद्योगों को चुनना चाहिए, और जिससे उद्योग विकसित होंगे, और जब हमारा उद्योग विकसित होगा उसके कारण क्या होगा, अन्य उद्योगों में प्रभावित होंगे, और जब बहुत सारे उद्योग प्रभावित हो जाएंगे तो उनमें विकास भी होगा, और विकास होगी तो ऊंची नीची उन्नति से असंतुलन जो होगा उत्पन्न होगा, और जो अंत तक चलता रहेगा। इसी असंतुलन से हमारा क्या होगा, विकास होगा, हमारी कंट्री डेवलप करेगी और हमारा जो निवेश होगा वो बढ़ेगा। तो ये कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में असंतुलन अति आवश्यक है विकास के लिए, ये एक कहते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर हर्षमैन और कुछ बातें कहते हैं कुछ अलग तरीके से। देखिए, हर्षमैन असंतुलन पैदा करने के लिए दो रास्तों को बात करते हैं। प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं किस प्रकार से हम लोग असंतुलन पैदा कर सकते हैं, ये असंतुलन पैदा करने पर ही बात करते हैं। असंतुलन पैदा होगा तो हमारा कंट्री डेवलप करेगा। असंतुलन पैदा करने के दो रास्ते बताए हैं। पहला बताया सामाजिक अपरिव्यय पूंजी, अर्थात सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में SOC लिखा जाता है, SOC। तो सामाजिक अपरिव्यय पूंजी जो है ये पहला है जो हम अभी इस पर विस्तृत तरीके से जानेंगे, और दूसरा है प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं। देखिए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव और क्या है एक्टिविटीज़, अर्थात DPA इसको बोला जाता है। आपको भी हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। SOC DPA आप लोग समझ जाइएगा, DPA का मतलब क्या होता है, SOC का मतलब क्या है होता है। SOC का यही मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल, अर्थात सामाजिक अपरिव्यय पूंजी, और दूसरा है प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं, अर्थात डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब देखिए, पहला देखते हैं, पहले के बारे में इस तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। SOC जो है सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है, सोशल जो ओवरहेड कैपिटल है, इससे आशय है कि भूत सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पानी आदि, जरा समझिए, इससे है जिनसे अभाव से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उत्पादन क्रियाएं नहीं चल सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको जरा हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि जो इससे हमारा जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है, इससे हम यह आशय, इसका आधार से भूत सेवाओं से संबंध रख सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पानी आदि से है, जिनके अभाव से क्या होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में जो उत्पादन की क्रियाएं होंगी वे नहीं चल सकेंगी। आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, द्वितीयक उत्पादक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप गूगल से कंटेंट लेकर के, यदि आप लोग चाहते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऊपर हमको वीडियो बनाना है, आपको ना पता हो, अच्छे से विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप जान सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब देखिए क्रियाएं चल सकती हैं। देखिए इससे क्या होगा, यदि एसओसी ये इन सब चीज़ों पर, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पानी, इन सब पे अगर अभाव होगा तो क्या होगा, द्वितीय तृतीय क्षेत्रों पर बहुत बड़ा क्रियाएं उनकी चल नहीं पाएंगी, वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, वो एकदम दब जाएंगे। और हमारा द्वितीय तृतीय क्षेत्र से ही तो पूरी इकोनॉमिक चलती है, पूरी हमारा इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था उसी से बनाई रखती है। तो देखिए एसओसी जो होता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसके निवेश से क्या होता है, डीपीए में निवेश होता है। डायरेक्टली क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, इससे मतलब ये है कि डीपीए में निवेश का प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हम एसओसी में निवेश करेंगे तो डीपीए में निवेश का प्रोत्साहन होता है, अर्थात विद्युत शक्ति का अगर विकास करेंगे तो हमारा छोटे बड़े उद्योगों की प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा विद्युत शक्ति का विकास होने से। तो ये कहते हैं एसओसी में निवेश करने से हमारा क्या होगा, डीपीए में निवेश का प्रोत्साहन मिलता है। जब सरकार द्वारा एसओसी में निवेश किया जाता है तो सेवाएं सस्ती दर पर प्राप्त होती हैं और डीपीए में निवेश को प्रोत्साहित करेगी। कहने का मतलब, जब हमारी सरकार सोशल ओवरहेड कैपिटल पर निवेश करती है तो सेवाएं जो सस्ती हो जाती हैं, अर्थात जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं सरकार देती है वो सस्ती हो जाती हैं, और सस्ती होने से क्या होगा, डीपीए की निवेश पे प्रोत्साहित करेगा। अब डीपीए को हम लोग अच्छे से देखते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के असंतुलन क्या है, ये हमारे प्रोफेसर हर्षमैन दो कारण बताते हैं इसको असंतुलन बनाए रखने के लिए। यहाँ असंतुलन बनाए रखने की बात की जा रही, इसके पहले जो हम वीडियो में बताए थे संतुलन समृद्धि का सिद्धांत, उसमें संतुलन बनाए रखने की बात होती है। तो यही सब चीज़ें आप लोग जरा समझिए। यदि कोई सरकार एसओसी अर्थात सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश की तुलना डीपीए के पहले, जो डीपीए में पहले करती थी उसकी करती है, तो एसओसी सुविधाओं से अभाव के कारण उत्पादन लागतें बढ़ सकती हैं। फिर से ज़रा समझिए आप लोग, क्या है, यदि कोई सरकार एसओसी में निवेश की तुलना में डीपीए में पहले निवेश करती है, एसओसी निवेश की तुलना में डीपीए में पहले निवेश कर दे, तो जब डीपीए में पहले निवेश कर देगी तो एसओसी सुविधाओं में अभाव के कारण उत्पादन क्या होगी, लागतें बढ़ सकती हैं, उत्पादन लागतें बढ़ सकती हैं, अर्थात हमारी पैसा ज़्यादा लगेगा। और इसीलिए हम लोग पहले एसओसी में हम लोग निवेश करेंगे। एसओसी में निवेश होगा जब सरकार करेगी तो हमारा क्या होगा, सीधे से सीधे डीपीए में प्रोत्साहन मिलेगा। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति से कुछ समय पश्चात राजनीतिक दबाव के कारण एसओसी निवेश में बाध्य कर सकती है। कहने का मतलब इस स्थिति में एक कारण यह है कि कुछ समय पश्चात क्या होगा, नैतिक दबाव के कारण जो एसओसी है सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसमें निवेश के बाध्य कर सकती है। अब जरा एक चीज़ और समझिए, जो प्रत्याशाएं हैं इससे क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है एसओसी से डीपीए में निवेश, लाभ प्रत्याशाएं इसी से होगी। लाभ प्रत्याशाएं एसओसी से डीपीए में निवेश करने से होता है, और राजनीतिक जो दबाव है वो डीपीए से एसओसी में निवेश करने से होता है। पहले डीपीए में निवेश नहीं करना चाहिए, पहले हमको एसओसी से निवेश करना चाहिए। यदि एसओसी में निवेश होगा तो हमारा डीपीए को प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, अगर हम लोग पहले डीपीएम कर देंगे निवेश तो क्या होगा, एसओसी में हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो यही एक इफेक्ट देखिए पड़ता है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकास के दो मार्ग हैं। अब आप लोग जान गए, जितना हमने अभी तक बताया इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इससे विकास में क्या होता है, दो मार्ग हैं, विकास के दो मार्ग हैं। पहला क्या है, एसओसी से डीपीए अर्थात एसओसी से अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना, एसओसी से डीपीए में निवेश करना, एसओसी की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग। और दूसरा क्या है, डीपीए से एसओसी अर्थात जो हमारा एसओसी है, एसओसी की न्यूनतम क्षमता, जब न्यूनतम क्षमता होगा पहले डीपीए अगर वो कर देंगे। तो ये दो जो हमारा विकास के दो मार्ग हैं, यही है दो प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार। अब थोड़ा और बात करते हैं, बस 1 मिनट, उसके बाद यह वीडियो समाप्त करेंगे। साथियों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दिया करिए, हमें प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। हम उसी के इंतजार में रहते हैं, किसी को हमारा वीडियो पसंद है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के पास भी इसकी लिंक भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जो तुम्हारे साथी लोग हों, ग्रुप हो, सभी जगह भी शेयर करिए मेरे लिए आप लोग। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पिछले वीडियो को ना देखे हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जा करके वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। और इसके जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पूरी नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, आप लोग बहुत आराम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा और देख कर ये वीडियो समाप्त करेंगे। क्या है, प्रोफेसर हर्षमैन जो है इनके अनुसार दोनों में उस मार्ग अपनाना चाहिए जो प्रबलतः क्या करना चाहिए, आत्मचलित है।
और अर्थात अतः यहाँ पर हर्समैन एसओसी से डीपीए के अधिक आत्मचलित मानता है। कहने का मतलब यहाँ प्रोफेसर हर्समैन इन दोनों नियमों के अनुसार पे क्या कहते हैं, एसओसी से डीपीए को अधिक आत्मचलित मानता है। अर्थात हमको एसओसी से डीपीए में निवेश करना चाहिए, एसओसी में निवेश पहले करना चाहिए, फिर डीपीए में निवेश खुद प्रोत्साहन मिलेगा बस। और यहाँ पे नीचे देख लीजिए क्या है, हर्समैन के अनुसार एसओसी एवं डीपीए का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। आप जरा इसको समझ लीजिए। अभी आपको एक सवाल बनना चाहिए दिमाग में आप लोगों को कि हाँ यहाँ पे सर बता रहे हैं कि एसओसी में पहले निवेश करना चाहिए, उसके बाद डीपीए में निवेश करना चाहिए, फिर कहीं बताएं एक और नियम कि हमको पहले डीपीए में कर देना चाहिए फिर एसओसी में करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक दबाव पड़ता है। तो आप लोग जरा समझ लीजिए कि प्रोफेसर हर्समैन ने लास्ट में स्पष्ट कर दिया है कि दोनों में एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों में एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। ये हर्समैन कह सकते हैं और कहे भी हैं। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा है, हर्समैन के अनुसार एसओसी एवं डीपीए का एक साथ विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात नहीं किया जा सकता। बस इतना है आज के लिए, बस इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतज़ार करिए आप लोग। धन्यवाद।